चलिए, जीएसटी के हम आज क्लास नंबर 4 में हैं। धीरे धीरे हम लोग मैटर में घुसते जाएंगे। तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है। तो इससे पहले टैक्सेबल इवेंट के बारे में जानते हैं। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? किस घटना के ऊपर टैक्स लायबिलिटी अराइज करता है? द इवेंट the occurrence of the event of the event the occurrence of the event on which tax liability arises। जिस घटना के होने से टैक्स लायबिलिटी अराइज करता है। एग्जाम्पल, for income tax, the tax liability is the income मतलब जैसे ही आपका इनकम होगा आपको इनकम का टैक्स देना पड़ेगा। सो टैक्स is the income। Earning of income। Similarly, for excise एक्ट बा एक्साइज ड्यूटी, किसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है? ऑन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। फॉर सर्विस टैक्स ऑन सर्विस प्रोवाइडेड। ये सब क्या है? टैक्सेबल इवेंट। प्रोडक्शन होने पे एक्साइज ड्यूटी लगता था, सर्विस प्रोवाइड करने के ऊपर लगता था। मतलब ये सर्विस प्रोवाइड करना, ये क्या हुआ बेटा? उसका टैक्सेबल इवेंट बन चुका है।
for state VAT on interstate, sorry, on intrastate sale for central sales tax CST on interstate sale. Entry tax on entry of goods into specified area. काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये आपसे 3 साल पहले आप लोगों का जब भाई लोग यहां पर पढ़ता था तब मैं ये सीबीडी कस्टम्स में कराता था। सीबीडी है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसका मतलब है आपको अगर गुड्स बाहर से नहीं ला के इंडिया में या मैन्युफैक्चर करके सेल करते तो आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता। तो सीबीडी इक्वल टू क्या था, काउंटर वैलिंग ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड एसीडी देना पड़ता था, स्पेशल सीबीडी देना पड़ता था, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर सेल्स टैक्स। तो अब तो सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी नहीं रहा, अब तो जीएसटी हो चुका है। लेकिन जिस टाइम काउंटर वैलिंग ड्यूटी सीवीडी रहता था उसका टैक्सेबल इवेंट होता था ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। उस टाइम और एक भी रहता था स्पेशल सीवीडी। ये दोनों का कारण क्या था, ऊपर वाला का कारण है सीवीडी, कारण था नॉट है, कारण था ऊपर वाले का एक्साइज। बिकॉज आप बाहर से लाएंगे तो गुड्स को आपको तो एक्साइज ड्यूटी नहीं देना पड़ता था ना, तो उसका गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट का, तो इसलिए उसको सपोर्ट देने के लिए सीवीडी लगाया था। और सिमिलरली जिस स्टेट में माल आ रहा है वो बेच रहे हो, मतलब इंपोर्ट करके ला रहे हो, तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी नहीं लगता था, वैट भी नहीं लगता था, तो उसको सपोर्ट काउंटर करने के लिए मैंने स्पेशल सीवीडी क्रिएट किया था। ये था, ये भी आता था ऑन इंपोर्ट के ऊपर। अब तो ये सब चेंज होके एक ही नाम हो गया है आईजीएसटी। मतलब ये दोनों को कवर कर लिया किसने, आईजीएसटी का परसेंटेज ने। इसलिए देखिएगा कस्टम ड्यूटी के वैल्यूएशन में बेसिक कस्टम ड्यूटी या सोशल वेलफेयर सरचार्ज के बाद ही आ जाता है आईजीएसटी। मतलब आईजीएसटी कवर कर लिया दोनों ही, सेंट्रल का पार्ट एक्साइज एंड सेल्स टैक्स का पार्ट, दोनों ही कवर करता है। तो ये सब क्या है, ऑल आर द प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्सेबल इवेंट्स। लेकिन आज के डेट में टैक्सेबल इवेंट क्या हो गया है, बिकॉज नाउ जीएसटी क्या कर लिया, सबज्यूम्ड। इसका मतलब है सबको मर्ज कर लिया, मर्ज all the above act all the above act into a single
Now GST summation all the above in above provision. जीएसटी ने क्या कर लिया, सब ऊपर वाल जो जो मैंने यहां पर दिया है ये सबको जीएसटी ने क्या कर लिया, सब कर लिया. नाउ व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी? द टैक्सेबल इवेंट मतलब जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, टैक्सेबल इवेंट इज जीएसटी. in GST is सप्लाई. तो टैक्सेबल इवेंट का नाम क्या हो गया है, सप्लाई. तो सप्लाई, therefore supply of goods, services, goods or services or both is the taxable event under GST. तो सबसे जीएसटी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सप्लाई. तो जीएसटी का डेफिनेशन में ही सप्लाई को इंक्लूड करके रखा है. आपको देखना पड़ेगा सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई क्या होता है. द स्कोप ऑफ, नाउ व्हाट इज सप्लाई? व्हाट इज सप्लाई? The supply is very important, divided into 5 parts. One, all form of supply. All forms of supply. All form of supply of goods and goods or services or both with consideration by a person in the course or furtherance of business, such as sale, transfer,
एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, एक्सेट्रा। अच्छी तरह से समझिए ना। चलो पहले लिख लेता हूं, उसके बाद आते हैं 2। पहले 1 को समझते हैं। ये तो मैटर तय हो गया। पहले जितना आपका एक्ट था ये सब एक्ट के अंडर में था। एक्साइज ड्यूटी का नाम था एक्साइज एक्ट, सर्विस टैक्स एक्ट, सेंट्रल वैट एक्ट एक्सेट्रा। ये सब एक्ट को क्या कर लिया, सब एज्यूम कर लिया जीएसटी। और पहले क्या होता था, सब एक्ट का अलग अलग टैक्सेबल इवेंट था। एक्साइज ड्यूटी का था प्रोडक्शन, सर्विस का था सर्विस प्रोवाइडेड, वैट का था इंटरस्टेट सप्लाई, सीएसटी का था इंटरस्टेट सप्लाई, काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी का था ऑन इंपोर्ट, स्पेशल ड्यूटी का था ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एंट्री टैक्स का था फॉर एंट्री ऑफ गुड्स इनटू स्पेसिफाइड एरिया। ये सब पहले था। जैसे ही जीएसटी आके पूरा चीज को मार्च कर लिया, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके थे मल्टीपल टैक्स मतलब मल्टीपल टैक्स कॉम्प्लायंसेस, उससे प्रोडक्ट का भाव बढ़ता है, कास्केडिंग इफेक्ट होता है, तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आता है, डिमांड कम होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स किया, बहुत सारे काम करने के बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया। नाउ जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट, ये टैक्सेबल इवेंट क्या है, कौन सा इवेंट होने से, ऑकरेंस ऑफ विच इवेंट टैक्स लायबिलिटी विल अराइज। कौन सा इवेंट ऑकरेंस होने से, द ऑकरेंस ऑन ऑफ द इवेंट ऑन विच टैक्स लायबिलिटी अराइजेस। कौन सा इवेंट होने से टैक्स लायबिलिटी अराइज करता है। तो ये सब टैक्स लायबिलिटी अराइज होने का इवेंट था। एक्साइज के लिए प्रोडक्शन, सर्विस के लिए सर्विस देना, वैट के लिए इंटरस्टेट सेल करना, सीएसटी के लिए इंटरस्टेट सेल करना, ये सब के लिए। लेकिन जैसे ही जीएसटी आ जाता है तो डीएक्सटी का सप्लाई टैक्सेबल इवेंट क्या है, एक ही वर्ड है सप्लाई। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। एक्चुअली आप लोगों को दिमाग में बहुत सारे स्टूडेंट को आ रहा है, सर आप बार बार गुड्स और सर्विसेज और बोथ ये मतलब क्यों लिखते हैं, आइदर गुड्स होगा और सर्विस होगा, बोथ क्या है। यस, मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे। बेटा बोलिए तो, रेस्टोरेंट में जब आप खाने के लिए जाते हैं, रेस्टोरेंट आपका गुड्स है ना सर्विस है। सर्विस है सर। हाँ, मैं अगर बोलूंगा गुड्स है तो ये एक डिबेटेबल इशू था। बाद में इसको बोला गया, स्पेशली इसका ट्रीटमेंट हुआ था, इसको गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही बोलता है। दूसरा, आपका घर को पेंटिंग कराने के लिए, रिपेयरिंग कराने के लिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को, मुझे बताइए आपने जो सर्विस ले रहे हैं वो क्या सर्विस ले रहे हैं ना गुड्स भी ले रहे हैं। दोनों ले रहे सर। हाँ, तो मतलब यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज बोथ। तो ये सप्लाई का मतलब है गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द टैक्सेबल इज द टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी। So therefore supply of goods or services or both is the taxable event under GST. Now question, what is supply? Supply का 5 पार्ट है। First part is very important as far as your BCom syllabus is concerned. All form of supply, ये फॉर्म क्या है, सेल हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, रेंटल हो सकता है, लीज हो सकता है, और भी क्या क्या बोला, सेल, ट्रांसफर किसी को देना, एक्सचेंज। मैंने आपको मोबाइल फोन दिया, आप मुझे क्या किए, आप मुझे गारमेंट्स दिए, तो एक्सचेंज। रेंटल, रेंटल मतलब आप उसको भाड़ा में दे रहे हैं, बेच रहे नहीं है। लीज, अब लीज में दे रहे हैं। तो वाट एवर में बी द फॉर्म, देखिए सब फॉर्म को इंक्लूड कर दिए, इससे बाहर कोई फॉर्म नहीं होता। वो उसको क्या मानता है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई का
सप्लाई मतलब देना, देने का फॉर्म ये सब कवर कर लिया, ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ विथ कंसिडरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, विथ कंसिडरेशन मतलब फ्री में नहीं। टीचर्स डे ने आपने मुझे गिफ्ट कर दिया, वो फ्री में नहीं, बाय अ पर्सन इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये दोनों का मतलब समझिए। इन कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब आपका बिजनेस का ही पार्ट है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब आपका बिजनेस का पार्ट नहीं है लेकिन आपका बिजनेस का रिलेटेड है। आई रिपीट, आपका बिजनेस नहीं है लेकिन आपका बिजनेस का रिलेटेड है। इसका मतलब सर आपका बिजनेस है गुड्स बेचना, मोबाइल फोन बेचना, आपने क्या किया, आपने आपका दुकान भी बेच दिया, बा दुकान का कोई एसेट बेच दिया, उसके ऊपर भी जीएसटी लागू होगा 100%, बिकॉज वो आपका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस का एसोसिएटेड पार्ट है। तो इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस मतलब बिजनेस का एसोसिएट पार्ट है। ओके, तो कंडीशन क्या हुआ, एक एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई होगा, किसी को करना पड़ेगा नेचुरली, वो हवा में तो नहीं होगा, विथ कंसिडरेशन होगा, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, मतलब बिजनेस का रिलेटेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसका मतलब दूसरा विथ कंसिडरेशन है, तभी आपको माना जाएगा सप्लाई। टैक्स होगा का नहीं होगा वो बात का इश्यू है, लेकिन सप्लाई है और नहीं, यस सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, देखिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं बोला है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। may or may not be इसका मतलब क्या है, अगर बाहर से आप सर्विस लेते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब बाहर से, अगर भारत के बाहर से अगर आप कोई सर्विस लेते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस लेते हैं, वो आपका क्या होगा, वो भी सप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। विथ कंसिडरेशन, थ्री the activities specified under schedule 1 made without consideration। कुछ ऐसा 4 एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया गया है ब्रांच ट्रांसफर, जो इवन विदाउट कंसिडरेशन तब भी आपको ऊपर जीएसटी लगेगा। ये शेड्यूल 1 हम लोगों का सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आउट ऑफ सिलेबस। शेड्यूल 1 हम लोगों को पढ़ना नहीं है।
activities mentioned under schedule 2, ये भी आप लोगों का सिलेबस से बाहर है। The activities which are neither supply of goods nor the services. Not the activities which are neither the supply of goods nor the services. इसको हम लोग बोलते हैं negative list. That is also, ये कहां पर है? Mention in schedule 3. इसको नेगेटिव लिस्ट बोला जाता है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सारा जिंदगी भर याद रखिएगा। 2 एग्जांपल। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तो सर्विस देता है, यस और नो? देता है। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, यस और नो? तो अगर सर सर्विस देता है, क्या इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा? वो तो विद कंसिडरेशन, यस नो? ये नेगेटिव लिस्ट में बोल दिया है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो सर्विस देता है इट विल नॉट कवर अंडर जीएसटी। वो एकदम स्पेसिफिकली मेंशन करके बोला है दैट विल नॉट कवर अंडर जीएसटी। ओके, आप लोग बुरियल ग्राउंड देखे हैं? मतलब जहां पर कब्र देता है, प्लस हिंदू लोग जहां पर बॉडी को जलाने के लिए जाता है, शमशान घाट। अगर आप लोगों को, मुझे पता नहीं है, हिंदू लोगों का तो मुझे पता है पैसा देना पड़ता है। मुस्लिम लोगों को क्या यहाँ बुरियल ग्राउंड में पैसा देना पड़ता है? हेलो, एम आई ऑडिबल? जी सर। तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या बुरियल ग्राउंड में आप लोगों को पैसा देना पड़ता है? हाँ सर। अच्छा, अगर पैसा देना पड़ता है तो बेटा उसके ऊपर, वो तो सर्विस दे रहा है, क्यों पैसा दे रहे हो? सर्विस दे रहा है, उसके ऊपर देखिएगा जीएसटी नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, वहां का ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो ऐसा शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ऐसा बहुत कुछ बोला है। शेड्यूल 1 बोला है ऐसा जगह जहां पर बिना कंसिडरेशन भी इसको सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 2 बोल रहा है कुछ आइटम को स्पेसिफिकली बोल दिया है, क्या ये गुड्स से और सर्विस है। भी बोल दिया है नाइदर गुड्स से नाइदर तो ये शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 आप लोगों को पढ़ना नहीं है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 पढ़ना नहीं है। तो हम लोगों को पढ़ना कितना है सर? हम लोगों को सिर्फ इतना पढ़ना है। तो डेफिनेशन में मैंने बोल दिया है, डेफिनेशन अगर बोलेगा तो ये 5 पार्ट को आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन डिटेल मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, लेकिन आपका एक्चुअल में काम में नहीं लगेगा। एक्चुअली बीकॉम सिलेबस में नहीं लगेगा, लेकिन हाँ हायर स्टडीज जब करेंगे, एमकॉम में भी नहीं लगेगा। हायर स्टडीज मतलब सीए, सीएस, सीए में जब आप लोग करेंगे तब हर शेड्यूल को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहां पर 4 है, यहां पर 13 है और यहां पर 7 है, बस इतना ही पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो बोलिए, सिर्फ इतना। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई
गुड्स और सर्विसेज हम लोगों का कंसिडरेशन होना चाहिए इन कोर्स ऑफ बिजनेस। और फर्दरेंस स्पेलिंग देख लीजिए, फर्दरेंस मतलब बिजनेस का एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस जिसको बोला जाता है, बिजनेस एंड एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस के लिए रिलेटेड है तो वो सप्लाई माना जाएगा। अच्छा, मैं अगर दुकान में किसी को गिफ्ट करता किसी को मेरा कस्टमर को देता हूं, क्या मेरा गिफ्ट करता हूं, सिंपली सोचो क्या ये सप्लाई है? यस, सप्लाई है। अच्छा, मैं मेरा दुकान का चीज अगर मेरा बेटे को देता हूं तो सर मेरा आपका बेटा का तो साथ आपका बिजनेस का रिलेशन नहीं है। अगर बिजनेस का रिलेशन नहीं है, आप अगर देते हैं तो इट इज नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस नहीं है तो इसके ऊपर जीएसटी लागू ही नहीं होगा। तो 1-2 अच्छी तरह से पढ़ना, आपको पढ़ना पांचों पड़ेगा, लेकिन आपका काम में आएगा सिर्फ 1 और 2, इससे बाहर कुछ नहीं। देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये कॉन्सेप्शन क्लियर रहना चाहिए। नाउ तो टाइप्स ऑफ सप्लाई, दो तरीके के सप्लाई है। वन, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है सर? वेर लोकेशन ऑफ सप्लायर and place of supply of goods or services or both are in the same state, the यूनियन टेरिटरी। क्या बोल रहा है? वेर लोकेशन ऑफ द सप्लायर, मतलब जहां पर सप्लायर लोकेटेड है और जहां पर सप्लाई हो रहा है। आई एम रिपीटिंग, जहां पर सप्लायर लोकेटेड है और जहां पर सप्लाई हो रहा है, ये दोनों ही अगर सेम स्टेट में है। मैंने यहां पर सेलर और परचेजर नहीं बोल सकता, बिकॉज मेरा सेल इज नॉट अ टैक्सेबल इवेंट, मेरा सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट। अगर दोनों ही सेम स्टेट में है, खिदिरपुर से खिदिरपुरी खरीदा, खिदिरपुर से जलपाईगुड़ी से कोई परचेस किया, ये सभी क्या होगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई।
इंटरस्टेट सप्लाई क्या है? वेयर लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर इन द सेम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. 2. इंटर स्टेट supply where location are in two different states, two different union territory, one state to another union territory. जो अभिषेक ने सुबह सवाल किया था, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, A of West Bengal सप्लाई गुड्स. सोल्ड गुड्स मतलब उसको सप्लाई के डेफिनेशन नहीं आता है. सप्लाई गुड्स टू बी ऑफ वेस्ट बंगाल, two different union territory, A of Andaman तुमको और एक एग्जांपल में दे सकता हूँ, देखता हूँ क्या एग्जांपल दे सकता हूँ. A of Chandigarh, supply goods to B of चंडीगढ़. चंडीगढ़ क्या है याद रखना? यूनियन टेरिटरी जिसका कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है. दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है लेकिन उसका लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेकिन चंडीगढ़ का नहीं है. दिल्ली, पुडुचेरी, ये सब, ये पंडिचेरी जिसको बोलते हैं, ये लोग यूनियन टेरिटरी है लेकिन इसका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है. इवन यूनियन टेरिटरी, वन स्टेट टू अनदर यूनियन टेरिटरी. अच्छा सॉरी, टू डिफरेंट स्टेट बोला था तो सॉरी. A of West Bengal supply goods to B of Bihar, two different union territory. A of Chandigarh supply to Andaman, और यहाँ है A of
कर्नाटका supply goods to B of Chandigarh. तो अंडमान चंडी मतलब वन स्टेट टू अनदर यूनियन टेरिटरी, ये तीनों ही क्या एग्जांपल मैंने दे दिया है, क्या है, दे आर ऑल इंटरस्टेट सप्लाई। डन। इसके ऊपर CGST and SGST will be applicable on these transaction. और यहां पर IGST will be applicable यहां पर और एक बोल दिया है, imported goods treated as, पहले भी बोल दिया है, interstate supply। ये पहले भी हम लोगों ने क्या किया, आपको बोल दिया था, इंपोर्टेड गुड्स को इंटरस्टेट सप्लाई ट्रीट होगा और IGST विल बी एप्लीकेबल फॉर इंटरस्टेट सप्लाई। तो पहले देखना पड़ेगा सप्लाई, उसके बाद है टाइप्स ऑफ सप्लाई, वो इंटरस्टेट ना है इंटरस्टेट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब सप्लायर विल पे द टैक्स। दूसरा रिवर्स चार्ज, receiver of supply will pay the tax। इसके ऊपर आज बात नहीं करेंगे, कल बात करेंगे। तो जीएसटी का पहला हम लोगों ने सीखा है टैक्सेबल इवेंट, जिसके अंडर में सप्लाई के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद टैक्स ऑफ सप्लाई के ऊपर डिस्कस किया। धीरे धीरे हम लोग सब कंप्लीट करेंगे, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। ओके, तो इतना तक आज का क्लास के लिए था। देखिएगा छोटा है लेकिन बहुत बड़ा कंसेप्शन है। अच्छी तरह से मैंने एकदम छोटा छोटा जिस करके दे रहा हूं,
आप लोग इस जिसको बाद में भरूंगा छोटा हो जाएगा ऐसा मत कीजिएगा, एकदम प्रॉपरली इसको रीड आउट कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए वेरी प्रॉब्लम हो जाएगा जब हम लोग सम में जाएंगे। और यहाँ पर एक एक नंबर का सवाल आता है, मतलब जीएसटी में 40 मार्क्स का आप देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न होगा 1+1+1+2+1 ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। आप अगर पुराना क्वेश्चन भी आप देखेंगे, देखिएगा वही फॉर्मेट है 1+1, मतलब यहाँ पर 40 में 40, मतलब बच्चे की तरह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है एकदम। ए ऑफ कलकत्ता सेल किया है बी ऑफ भुवनेश्वर को, विच टैक्स विल बी एप्लीकेबल, आईजीएसटी ना सीजीएसटी? सर इंटरेस्टेड सप्लाई है हेंस आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, अच्छी तरह से काम कीजिएगा।